व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 पीएम मोदीज बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इलेक्शंस। नो डाउट ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है जो जिसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं मैं। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। अभी ये न्यू चैनल से वीडियो है, देखते हैं पूरी वीडियो, फिर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। 1 2 3 गो। फार्मर्स प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो चुके हैं। ये इमेजेस हमें 2021 की याद दिलाते हैं, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को ब्लैक लॉज कहा और सरकार को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स चाहते क्या है और सरकार उन्हें वो जो चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देती? क्या ये प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? आप कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज हैं, तो चलिए साथ मिलकर कंफ्यूज होते हैं। चलिए मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। आज के वीडियो में हम बातें आपके सामने रखेंगे, खुद का ओपिनियन देंगे, जिसकी बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या फार्मर्स के डिमांड्स प्रैक्टिकल है या नहीं। हम भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों को एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों ने उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया हुआ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और ऐसे ही लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला भी मिलता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग तक ये वीडियो पहुंचे और इस बार वो थोड़े सेंसिबल ट्वीट्स करें। उस टाइम पे। चैप्टर 1, किसान क्या चाहते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं और यही टाइम होता है सरकार से अपनी बातें मनवा लेने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियन एक बैनर के अंडर साथ आए हैं, कॉल्ड किसान मजदूर मोर्चा। ये प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा और यूपी के फार्मर्स भी शामिल हैं। बेसिकली ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसा था वही लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो 2021 में फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। 2021 के बाद कई फार्मर यूनियन स्प्लिट हो चुके हैं। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है। यानी एज अ कॉमन मैन हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट पहले के प्रोटेस्ट का कंटिन्यूएशन नहीं है। पहले के सारे डिमांड्स कंप्लीट हो चुके थे, इसीलिए किसान लौटकर घर चले गए थे। ये प्रोटेस्ट नए हैं क्योंकि फार्मर्स के डिमांड्स नए हैं। इन्हें फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 कहना सही नहीं होगा। इस साल तो इंटरम बजट अनाउंस हुआ था, तो ये फिगर सिर्फ एक एस्टिमेट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बजट में फार्मर्स को कितना सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़ रुपीस, जिसमें इंक्लूडेड है PM किसान फंड फॉर 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 करोड़, प्रमोशन ऑफ फार्मर FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर हम सिर्फ 587 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1,64,150 करोड़ रुपीस। ये सारा पैसा फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। या तो ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता है या फिर मार्केट प्राइस और फार्मर प्राइस के बीच के डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सब्सिडी की वजह से भारत में फर्टिलाइजर्स का मिसयूज होता है। ये हम नहीं, अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन 2,05,000 करोड़। ये पूरा का पूरा अमाउंट MSP के परचेजेस करने पर खर्च होता है और इसका लाभ सिर्फ 6% फार्मर्स को होता है, जिसमें मेजरली जिन स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके फार्मर्स शामिल हैं। ये समाचार जनहित में जारी। डेयरी, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स पर कोई MSP नहीं होता। टोटल कितना हुआ? 4,86,678 करोड़। दिस इज मोर देन 10% ऑफ आवर टोटल बजट एक्सपेंडिचर। और इस अमाउंट में पावर सेक्टर के सब्सिडीज तो इंक्लूडेड है ही नहीं, क्योंकि पावर सब्सिडीज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, तो वो इस फिगर में आते ही नहीं, क्योंकि ये फिगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सब्सिडीज हैं। वीट और राइस के प्रोक्योरमेंट में पंजाब का शेयर कंसिस्टेंटली 30 to 40% के बीच में होता है, तो कितना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है, आप ही सोचिए। सबसे पहले समझते हैं कि किसानों की डिमांड्स क्या हैं। किसानों ने इन टोटल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इनमें से कुछ डिमांड्स रैशनल और कुछ काफी इरैशनल हैं। But in a democracy, you have the fundamental right to be irrational, especially during elections. जैसे WTO से निकल जाना, सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कैंसिल कर देना,
भारत के फायदे में नहीं है, इससे भारत का नुकसान ही होगा। लेकिन नेगोशिएशंस कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ डिमांड्स इतने आउटरेजेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट होने वाले ही नहीं है, सबको पता होता है। उनकी छाया में दूसरे डिमांड्स पास हो जाते हैं। चैप्टर 2 एमएसपी का प्रॉब्लम। किसानों की कई मांगों में से एक मांग उभर कर आती है और वो है एमएसपी की मांग। फार्मर्स वांट एमएसपी एज अ लीगल राइट। क्या है एमएसपी? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी रीजन की वजह से अगर मार्केट में प्राइसेस गिर गए तो सरकार किसानों से एमएसपी पर ये धान ले सकती है। सरकार साल में 2 बार 24 कमोडिटीज पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। सो फार सो गुड। लेकिन ये एमएसपी सिस्टम ब्रोकन है क्योंकि पूरे भारत के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पूरे भारत में उगने वाला धान वो खरीद नहीं सकती। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था। उस समय हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन एड पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसानों को ग्रेन्स उगाने के लिए एनकरेज करने के लिए एमएसपी की प्रथा शुरू हुई। लेकिन तब से अब तक भारत काफी बदल चुका है। हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस देश बन चुके हैं। लेकिन आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी ग्रैनरीज ओवरफ्लो हो रही हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 800 लाख टन की है और 2021 का डेटा कहता है कि हम ऑलरेडी 900 टन लिए बैठे हैं। ये इतना सारा खाना ओवरफ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एमएसपी पर सरकार लेती है। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी पर खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, तो वहाँ पर सप्लाई और डिमांड के रूल्स चलते हैं। यानी अगर उन्हें बेटर क्वालिटी या फिर चीपर प्राइस कहीं और से मिलती है तो वो वहाँ से खरीद सकते हैं। आज वही हो रहा है। भारत में वीट लोकली सोर्स करने के बजाय रशिया से वीट इंपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद लगता है। सिंपली डेटा देखते हैं। भारत में वीट की एमएसपी है 2275 रुपीज पर क्विंटल। क्विंटल यानी 100 किलो। और अर्जेंटीना और रशिया जैसे देश 1 क्विंटल वीट कितने में बेचने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना 1994 रुपीज और रशिया 1869 रुपीज पर क्विंटल। इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड 1809 रुपीज में वीट लाता है। तो करंट सिचुएशन में एमएसपी से भारत सरकार के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई फायदा है ही नहीं। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। ये देश के लिए डबल ट्रेजेडी है, क्योंकि हमें लो क्वालिटी खाना एफसीआई को एमएसपी पर बेचने की लत लग चुकी है। आज हम एमएसपी पर ओवर डिपेंडेंट हैं और इसीलिए आज वीट और पैडी की खेती अनसस्टेनेबल है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। लेकिन चलिए एक्सट्रीम केस के बारे में सोचते हैं। क्या सरकार एमएसपी एज अ लीगल राइट दे सकती है? सरकार ने अगर किसानों की सारी बातें मानकर एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया तो क्या होगा? चैप्टर 3 एमएसपी का देश पर इम्पैक्ट। चलिए नंबर्स देखते हैं। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। ये तो अच्छी बात है, राइट? ज्यादा खाना यानी गरीबों के लिए कम दाम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और तो और एक्स्ट्रा खाना हम एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, राइट? रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज एमएसपी, क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले ही साल एमएसपी 7% से बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। अगर एमएसपी एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वीट और राइस एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा। यानी उसे महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, और तो और आपको भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी कितना होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, which is famously called as C2 plus 50%। मतलब यह है कि सरकार ने सेट की हुई एमएसपी कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट एमएसपी ऑलरेडी स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से ऊपर है। वीट ग्रो करने वाले 12 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी से हाई ही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी एज अ प्रैक्टिस फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि एमएसपी सारे कमोडिटीज पर नहीं बल्कि सिर्फ चुनिंदा 20 या 24 प्रोडक्ट्स पर डिक्लेयर होता है। तो यही धान जरूरत से ज्यादा उगता है। एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे भी तो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धान हमारे ग्रैनरीज में रॉट होता रहता है, जिसमें से 30% कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा प्रोड्यूस बढ़ रहा है उस स्पीड से स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बन रही हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और प्राइवेट प्लेयर्स को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। इन माय हम्बल ओपिनियन
भारत को एग्रो रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। वही रिफॉर्म्स जिन्हें 2 साल पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट में विरोध हुआ था। MSP जो किसानों के लिए एक सपोर्ट के तौर पर बना था, आज भारत को और भारत के किसानों को भी निचोड़ रहा है। और सिर्फ किसानों को खुश रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए हम हर साल MSP को बढ़ाए ही जा रहे हैं। हर साल अलग अलग पार्टीज MSP के दाम बढ़ाने पर बात करते हैं। अगर MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। आज हम ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि MSP को लीगल गारंटी बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक, जिसका फायदा चंद लोगों को होगा और नुकसान सबको। हमारा सवाल सिंपल है, किसानों की इन डिमांड्स की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फायदा? जवाब के बारे में आप खुद ही सोचिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। इन प्रोटेस्ट के बारे में कई बातें सस्पिशियस हैं। ये प्रोटेस्ट अब क्यों हो रहे हैं? अब तो इलेक्शंस हैं, पार्लियामेंट सेशन सीधा मॉनसून के टाइम पे होने वाला है, तो अब ये प्रोटेस्ट क्यों? अभी इस सरकार ने प्रोमिसेस करने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई भी सरकार आ सकती है। इस समय प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि फार्म लीडर्स ने इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो गया था कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद देश के बारे में काफी पॉजिटिव चर्चा हो रही थी। इस पॉजिटिव चर्चा को बैलेंस करने के लिए ये प्रोटेस्ट डिजाइन किए गए। हाल ही में न्यूज आई है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के थ्रू किसानों को हथियार भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट जारी रखें। दिल्ली हमारी राजधानी है, स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ मूवमेंट का फ्लो चोक ना होना सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही क्राउड बढ़ती जाती है वैसे ही दंगे होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, और इसमें किसी एक कल्प्रिट को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन के समय देश की कैपिटल में कुछ भी हो सकता है और ये काफी डेंजरस है। अब देश के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाए, फिर कोई भी पार्टी चुनकर क्यों ना आए, लेकिन हर वोटर को बिना किसी हर्डल के अपना वोट कास्ट करने का मौका मिले। उसका फोकस सही चीजों पर हो ताकि वो काम देखकर सही कैंडिडेट चुने। इस वीडियो के थ्रू मेरी आपसे और हर सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट है कि आपके बायसेस छोड़िए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, नंबर्स के साथ बात कीजिए। सोचिए, क्या भारत प्रैक्टिकली WTO से बाहर हो सकता है? क्या हम 10 लाख करोड़ MSP पर खर्च कर सकते हैं? क्या MSP की प्रैक्टिस हमें इनकम्पिटेंट बना रही है? क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स की बात सुन रहे हैं और साउथ के फार्मर्स को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें MSP से ज्यादा फूड स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत नहीं? क्या इलेक्शन के समय ऐसे प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं? ये सवाल हर एक ने खुद से पूछना जरूरी है। रैशनली सोच विचार करना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों का भला हो। हम सब चाहते हैं कि देश का भला हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि समाज का एक सेक्शन प्रोटेस्ट के नाम पर देश को ब्लैकमेल ना करे, डेमोक्रेसी को और रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सिंपल वर्ड्स नहीं आ रहे, इनके लीडर इन्हें गुमराह कर रहे हैं, किसानों को कोई नहीं, आराम से खेती कर रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना बड़े बड़े, इन्हें खाने हैं पैसे। तो भाई मुझे एक बात बता दो, ये कहते हैं ना अन्नदाता, जो दाता वर्ड है ना वो हर फील्ड में होता है। जैसे तो इसे बदनाम मत करो, नहीं ठीक है? जैसे हम ऐसा लगता है कि अगर कोई खाना दे रहा है, भाई पुण्य का काम होता है किसी को पानी पिलाना भी, लेकिन एक जो टैक्सी चला रहा है या एक रिक्शा चला रहा है, वो भी वो सर्विस दे रहा है, वो भी दाता है, वो भी दाता है। ठीक है, जो टैक्सी चला रहा है वो भी दाता है, जो कोई ट्रेन चला रहा है वो भी दाता है। अगर सबने अपना अपना काम छोड़ दिया तो बिल्कुल देश का भट्टा बढ़ेगा। कल को सब आ जाएंगे अपने अपने तरीके से। और एक चीज बताओ यार, ये ITC होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, जो आशीर्वाद आटा ये सब आता है, वो तो कह देंगे जी हम 2200 का 100 किलो लेने से बेटर हम रशिया से लेंगे, और सड़ेगा खाना हमारा। फिर आप इंटरनेशनल लेवल में कैसे, अगर मान लो आज के किसान बना रहे हैं, प्रोडक्शन हाई कर रहे हैं, और सरकार ले रही है, लेकिन सरकार आगे बेचेगी कैसे? सरकार कहेगी हम दे रहे गेहूं, दूसरा कहेगा अरे तुमसे क्यों लेंगे, हम इंडिया से क्यों लेंगे, रशिया दे रहा सस्ता, अर्जेंटीना दे रहा सस्ता, ये देश दे रहा सस्ता। थोड़ी पॉलिटिक्स कई बार मुझे लगता है कि जो इनके लीडर्स है ना, वो इतना गुमराह कर देते हैं एक आम आदमी, जो आम आदमी नहीं। और अगर सीधा सीधा देखो ना, जब वो पन्नू जैसा, समझ रहे ना, बेवकूफ का बच्चा, से गाली निकलते हैं, पन्नू जैसा दलाल जिसको सपोर्ट कर रहा है जिस आंदोलन को, तो उस आंदोलन से क्या सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी तो रेल बनेगी जिस दिन वो मिल गया ना। और बता रहा हूँ, वो तो
और सुनो, मेरी सबसे बड़ी बात ये सुनो, एक किसान के पास इतना टाइम नहीं है, वो इतना मेहनती होता है, हाँ। उसके पास टाइम नहीं है कि ये फालतू बातें सुने। कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन मैं ऑन रियलिटी बता दूं, क्योंकि उसको ये पता है मेरी ये फसल होनी है, मुझे इतनी मेहनत करनी है तो उतना होगा। लेकिन इतने सपने दिखा देते हैं लोग, लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने। भाई मैं कहता हूँ हर एक इंसान लग्जरी लाइफस्टाइल डिजर्व करता है, लेकिन नहीं, जो थोड़े वैसे किसान होते हैं ना, जो ये चीजें बताया, जो उनके लीडर हैं कि हम ये ऐसे दिखाते हैं कि देखो हम भी किसान थे, ऐसे थे, आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इन्हें नहीं पता ये दलाली करके पहुंचे हैं यहाँ तक। किसान का काम दलाली नहीं होता, उसका काम होता है अपना ये जो काम है, जो किसानी है वो करे, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं लोग, और हर एक इंसान बढ़ता है। और मेहनत, अब कोई कह देगा किसान बहुत मेहनत करता है, एक कैब ड्राइवर भी उतनी मेहनत करता है। और एक चीज बता दूं मैं, सियाचिन ग्लेशियर सुना है? सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे फौजी होते हैं, कितने -70 डिग्री में वहां पर होते हैं। वो तो नहीं कहते, वो उनको जो सरकार तनख्वाह दे रही है, ले रहे हैं ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं ना। हर एक चीज होती है। और भाई किसी की लाइफ की कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन आप एक बात, प्रैक्टिकल है एमएसपी देना इस तरीके से, कुछ क्रॉप पे देखिए और देश का भट्टा बैठ जाए, 1/5 बजट चला जाए, आम आदमी कहां जाएगा? हर एक का सोचना चाहिए, ठीक है? नहीं तो गरीब तो एक मजदूर भी है जो लेबर चौक पे खड़ा है। नहीं, मैं वही चीज कह रही हूँ कि एक बात बता, एक उसने बोला ना, मान लो कोई बेचारा, बिल्कुल उसने बोला ना कि एक रिक्शे वाले से पूछो, एक किसान है, आराम से खेत में काम कर रहा है, घर में खाना रहा है, सब कुछ है, उसे 10,000 दे। जो बिल्कुल ही बेचारा जो रिक्शा भी जैसे तैसे मतलब खींच रहा है, कोई मजदूर खड़ा है, उसको बेचारे को रोज मजदूरी नहीं मिल पा रही, लेबर नहीं मिल पा रहा, जबकि जिसकी इच्छा है काम करने। थोड़ा हमें सोचना चाहिए। सरकार सोच रही है, सरकार बेवकूफ नहीं बैठी। और पहले की गवर्नमेंट होती तो मुझे भरोसा नहीं था, वो कर भी देते, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे अपनी जेब भरनी थी। तो हाँ। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।